Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is Class 9 Science Olympiads Chapter 9 Force and Laws of Motion Part 3. Question number 11. A ball is rolling down a slope at a steady speed. Which of the following statements is correct? हमारे पास है एक बॉल जो कि रोल करती है एक स्लोप पे से एक स्टीडी स्पीड पर. स्टीडी स्पीड का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में. हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नंबर 1. फ्रिक्शनल फोर्स इज़ ग्रेटर दैन फॉरवर्ड फोर्स. ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट. जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो फॉरवर्ड फोर्स से ज़्यादा बड़ी है. ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अगर ज़्यादा होगी तो जो बॉल है वो हमारी रेस्ट पर रहेगी. जो फॉरवर्ड फोर्स है वो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि बॉल हमारी रोल करे. तो ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट. इसके बाद है बी. देयर इज़ अनबैलेंस्ड फोर्स डाउनवर्ड्स. जो बॉल है उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है. ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट क्योंकि हमें बताया गया है बॉल की स्पीड हमारी यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन ज़ीरो है. जब हमारी अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन होता है, लेकिन बॉल के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए उसके अंदर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है. तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट. इसके बाद सी. देयर आर नो फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉल. ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है. इसमें लिखा है कोई भी फोर्स बॉल पर एक्ट नहीं करती. अगर कोई भी फोर्स बॉल पर एक्ट नहीं करती तो बॉल को रेस्ट पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट. इसके बाद स्टेटमेंट डी. द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉल आर बैलेंस्ड. ये स्टेटमेंट हमारी है करेक्ट. जब किसी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस्ड फोर्स लगती है तो वो ऑब्जेक्ट हमारे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है. तो बॉल के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगती है. ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट. तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड मास व्हेन लीनियर मोमेंटम इज़ कांस्टेंट. अगर हमारे पास लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इनमें से कौन सा ग्राफ शो करेगा वेलोसिटी मास ग्राफ को. इस ग्राफ में हमें दी गई है वेलोसिटी और मास. तो सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे वेलोसिटी और मास में. हमें दिया गया है मोमेंटम कांस्टेंट. मोमेंटम इक्वल होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. जो मोमेंटम है ये है हमारा कांस्टेंट. अगर हम मास को राइट साइड में लेकर आएँ तो हमें मिलेगा v इज़ इक्वल टू पी अपॉन एम. और जो p है ये है हमारा कांस्टेंट. तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं v इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम. इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि अगर वेलोसिटी हमारी इंक्रीज़ होगी तो मास हमारा डिक्रीज़ होगा. अगर वेलोसिटी हमारी डिक्रीज़ होगी तो मास हमारा इंक्रीज़ होगा. तो इस केस में जो एक्स वाई का रिलेशन है वो है हमारा y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x. जब भी ये रिलेशन होता है हमारा तो जो ग्राफ है वो एक कर्व्ड लाइन होती है कुछ इस तरह. जो मोमेंटम है वो है हमारा कांस्टेंट. इसको हम मान लेते हैं 10 kg मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम है हमारा 10 kg मीटर पर सेकेंड. सबसे पहले लेंगे हम मास एक्स एक्सिस में 1. अगर मास 1 kg है तो वेलोसिटी को होना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड ताकि मोमेंटम हमारा 10 kg मीटर पर सेकेंड हो. तो अगर मास 1 है तो वेलोसिटी होगी 10. अगर मास 2 है तो वेलोसिटी होगी 5 क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 10. अगर मास 3 है तो वेलोसिटी होगी 10 अपॉन 3. अगर मास 4 है तो वेलोसिटी होगी 2.5. इसी तरह अगर मास हमारा 10 kg है तो वेलोसिटी होगी 1 मीटर पर सेकेंड. इस टेबल में जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो हमारी इंक्रीज़ हो रही है और साथ के साथ जो वाई एक्सिस है इसकी वैल्यू हमारी डिक्रीज़ हो रही है, यानी ये दोनों हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं. अब हम इस टेबल को ड्रॉ करते हैं ग्राफ की फॉर्म में. तो सबसे पहले मास है 1 और वेलोसिटी है हमारी 10 जो कि है इस पॉइंट पर. इसके बाद मास है 2 और वेलोसिटी है 5 जो कि है इस पॉइंट पर. उसके बाद मास है हमारा 3 और वेलोसिटी है हमारी 10 अपॉन 3 जो कि है इस पॉइंट पर. अगर मास को 5 ले तो वेलोसिटी होगी 2. अगर मास को 10 ले तो वेलोसिटी होगी 1 मीटर पर सेकेंड. तो जो ग्राफ है वो हमारा कुछ इस तरह से है. तो जब कभी भी y और x का रिलेशन कुछ इस तरह होगा, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो उसका ग्राफ हमारा इस तरह से होगा. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 13. इन द फर्स्ट सेकेंड ऑफ इट्स फ्लाइट अ रॉकेट इजेक्ट्स 1 अपॉन 40 ऑफ इट्स मास विद ए वेलोसिटी ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड. द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट इज़. फ्लाइट के पहले सेकेंड पर जो रॉकेट है वो अपने मास का 1 अपॉन 40 इजेक्ट करता है और इजेक्ट करने की जो स्पीड है वो है हमारी 1200 मीटर पर सेकेंड. हमें बताना है रॉकेट के अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा.
तो सबसे पहले निकालते हैं फोर्स। फोर्स हमारी इक्वल होती है चेंज इन मोमेंटम। जो मोमेंटम है वो हमारा इक्वल होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो इस केस में जो वेलोसिटी है वो तो हमारी कांस्टेंट है जो कि 1200 मीटर पर सेकेंड। जो मास है वो हमारा डिक्रीज़ हुआ है। स्टार्टिंग में मास था हमारा m और उसके बाद जो इजेक्ट हुआ है वो है हमारा m/40, यानी कि मास का 1/40 इक्वल होगा m/40 के। तो फोर्स इक्वल होगा चेंज इन मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी है हमारी कांस्टेंट, चेंज हुआ है हमारा मास में चेंज है हमारा m/40 और ये हुआ है हमारा फर्स्ट सेकंड में। तो सेकंड है हमारा फर्स्ट और जो वेलोसिटी है वो है हमारी 1200 मीटर पर सेकंड। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा मास मल्टीप्लाई बाय 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। जो हमारा नीचे सेकंड था वो हमारा मल्टीप्लाई हो गया वेलोसिटी के सेकंड से और हमें मिला मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। ये इक्वल है हमारा फोर्स के। जो फोर्स है वो हमारी इक्वल होती है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास है हमारा m और जो एक्सेलरेशन है वो है हमारी 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। हमसे पूछी गई थी एक्सेलरेशन, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, फ्लाइट ऑफ रॉकेट्स। जो हमारा फ्लाइट ऑफ रॉकेट्स है ये हमारा मैच हो सकता है ऑप्शन नंबर 3 से और ऑप्शन नंबर 4 से। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। इसमें है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जब हमारा रॉकेट फ्लाई करता है तो जो उसका फ्यूल है वो हमारा नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, जिसके कारण जो रॉकेट है वो हमारा ऊपर की तरफ मूव करता है। यानी कि फ्यूल का इजेक्ट होना है हमारा एक्शन और रॉकेट का ऊपर जाना है हमारा रिएक्शन। तो ए का हो सकता है हमारा थर्ड, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका हमारा हो सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जो मोमेंटम है वो हमारा कांस्टेंट होता है। जो रॉकेट है इसका इनिशियल मोमेंटम होगा हमारा 0, क्योंकि जो रॉकेट है वो हमारा रेस्ट पर था। जब रॉकेट हमारा फ्लाई करेगा तो उसकी वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ और जो फ्यूल है उसकी वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और फाइनल मोमेंटम भी हमारा 0 होगा। तो ए का है हमारा थर्ड या फोर्थ। इसके बाद सेकंड, फंक्शन ऑफ मड गार्ड्स ओवर व्हील्स ऑफ ए मोटर बाइक। जो मोटर बाइक के ऊपर मड गार्ड्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है। जो मड गार्ड्स हैं वो हमारे बेस्ड होते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के प्रिंसिपल पर। जो हमारे मड गार्ड्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। इसके अंदर जब हमारा व्हील मूव करेगा यानी कि रोटेट करेगा तो उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होगी। इस पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, इस पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। तो हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन हमारी चेंज होगी और जो टायर के ऊपर मिट्टी लगेगी वो हमारी एक डायरेक्शन में रहने की कोशिश करेगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जब हमारा टायर रोटेट करेगा, टायर तो हमारा रोटेट हो जाएगा, लेकिन जो हमारी मिट्टी है वो हमारी उसी डायरेक्शन में जाएगी और इस मड गार्ड पर स्टिक हो जाएगी। तो मड गार्ड हमारा बेस्ड होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पर। तो बी का हमारा फर्स्ट। इसके बाद सी, फायरिंग ऑफ ए बुलेट फ्रॉम गन। जब हम फायर करते हैं बुलेट गन में से तो वो हमारी बेस्ड होती है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और इसका हो सकता है हमारा फोर्थ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो बुलेट है वो हमारी जाएगी आगे और जो गन है वो हमारी रिकॉइल की वजह से पीछे की तरफ आएगी, यानी कि इन दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगी। तो ये एग्जांपल हुआ हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जो बुलेट और गन है इन दोनों का इनिशियल मोमेंटम था हमारा 0। जब हमने फायर किया बुलेट को, बुलेट गई हमारी आगे और गन आई हमारी पीछे और दोनों के ऊपर फोर्स हमारी सेम थी। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। जो फाइनल मोमेंटम होगा वो होगा हमारा 0। इसके बाद लास्ट, डस्ट पार्टिकल्स फॉल व्हेन ए दरी इज़ बीटन विद ए स्टिक। जब हम दरी को बीट करते हैं स्टिक से तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हमारे फॉल हो जाते हैं। ये हमारा होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। फॉर एग्जांपल ये है हमारी दरी, इसके ऊपर है डस्ट पार्टिकल्स। जब हम इसको बीट करेंगे एक स्टिक से तो दरी की शेप हो जाएगी कुछ इस तरह से, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हमारे रेस्ट पर रहने की कोशिश करेंगे।
तो वो हमारे गिर जाएंगे नीचे। तो ए का था हमारा थर्ड और फोर्थ, बी का था हमारा फर्स्ट, सी का था हमारा थर्ड और फोर्थ, और डी का था हमारा सेकेंड। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए का थर्ड फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड फोर्थ और डी का हमारा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो हमारा रीज़न है स्टेटमेंट नंबर 1 का। इफ़ वी पुश ए मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग ए रोड साइड इट विल नॉट मूव। अगर हम एक बड़े ट्रक को पुश करेंगे जो कि हमारा पार्क्ड है तो वो हमारा मूव नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। इसके बाद देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स एक्टिंग ऑन द टू बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट कैंसिल ईच अदर। इसमें लिखा है दो अपोजिट और इक्वल फोर्स जो कि दो बॉडीज़ पर लगती हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, इसीलिए जो ट्रक है वो हमारा मूव नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जब एक बॉडी पर दो फोर्स लगती हैं अपोजिट और इक्वल तब वो ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं करता। लेकिन इसमें लिखा है दो बॉडीज़ के ऊपर दो अपोजिट फोर्स लगती हैं इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। फोर्स तभी एक दूसरे को कैंसिल करेंगी जब वो एक बॉडी के ऊपर अप्लाई हों। अगर फोर्स हमारी दो बॉडीज़ के ऊपर है तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगी। जो ट्रक है वो हमारा मूव इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ट्रक का जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो हमारा ज़्यादा था, लेकिन जो हमने फोर्स लगाई थी वो हमारी कम थी। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा ज़्यादा था इसीलिए ट्रक हमारा मूव नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज़ फॉल्स। तो गाइज ये पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20।